प्री बोर्ड एग्जाम 2025 में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आपको आए हैं। जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025 में मैंने आपको 5 सैंपल पेपर्स कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरे लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 6 मार्क्स की सीरीज शुरू करी थी, जिसमें मैंने 3 सैंपल पेपर्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर 4 विद 6 मार्क्स क्वेश्चंस। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। ओके बच्चों, तो सैंपल पेपर 4 सेक्शन डी, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सीरियल नंबर में 17th क्वेश्चन, एज यूजुअल जो हम लोगों ने पिछले 3 सैंपल पेपर्स किए उसमें 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपने देख लिया हो तो मैट्रिक्स में आता है, और वो आता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। आज भी वही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पर थोड़ा सा जल्दी इसको चलाता हूँ। पिछले सैंपल पेपर में मैंने इसको डिटेल में बताया था, आज थोड़ा सा जल्दी चल पड़ते हैं हम लोग ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ ये इक्वेशंस हमें गिवन है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, यानी कि ax इज इक्वल टू b हम लोग लगाएंगे। a इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, राइट। और यहाँ x इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स, b इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल कांस्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास ax इक्वल टू b सिस्टम बन गया है। x निकालने के लिए आपकी अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी, a इनवर्स b निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए एज यूजुअल यू नो दैट कि आपको एडजॉइंट a निकालना है और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालिए, आपका डिटर्मिनेंट आएगा 4 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे हर सैंपल पेपर में आपको कहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो जस्ट पिक खींचिए उस प्रॉब्लम की, उस क्वेश्चन की जहां आप अटक गए हैं, और मुझे फटाफट से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वो सेंड करिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, उसी समय मैं आपका आंसर दूंगा। तो यहाँ अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर्स निकालते हैं, है ना, और उसको फिर कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग, जैसे ये मैट्रिक्स है A11 है तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, फिर जो मैट्रिक्स आ जाएगी कोफैक्टर्स निकालने उसका ट्रांसपोज कर देंगे, दैट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं निकाल के मैंने रख लिया है। टाइम बचाने के लिए एज यूजुअल आप करिए। वैसे भी अगर कहें कि टाइम नहीं भी, चलो कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये हो गया क्योंकि हमने 3-4 सैंपल पेपर कर लिए हैं, तो मैं अपनी तरफ से ये चाहूँगा कि जो सिंपली मैं आपको हिंट दूं और आप उन क्वेश्चंस को डिटेल में अपने आप से सॉल्व कीजिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मेरे अपने एक्सपीरियंस से सिंस 1999 से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने एक्सपीरियंस से मुझे क्या पता लगा है बच्चों का कि उनको अपने स्टैंडर्ड का काम, जैसे आप +2 का काम कर रहे हैं तो आपको +2 का काम तो आ जाता है। क्या काम है यहाँ तक का कि भाई इसको आप लोगों ने मैट्रिक्स में, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख देना है, उसके बाद आपने इन्वर्स निकालना है। तो आप कहेंगे सर मैंने इतना लिख दिया, फिर डिटर्मिनेंट भी आपने निकाल लिया। कहाँ जाके बच्चे अटक जाते हैं? बच्चे अटकते हैं कैलकुलेशंस में, सारी कैलकुलेशंस में आगे जाके बच्चे अटक जाते हैं, और वो कैलकुलेशंस जो हैं वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं होती। मतलब प्लस माइनस करना है तो वो 12th का स्टैंडर्ड तो नहीं ना हैगा। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेशंस में क्यों अड़ते हैं? क्योंकि कैलकुलेशंस की बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि यार जैसे भाई यार ठीक है यार, पता लग तो गया भाई ये इनवर्स निकालना है, अब पता लग तो गया कि यार कोफैक्टर्स निकालने हैं, पता लग तो गया कि उसका ट्रांसपोज निकालना है, बस वो ही सोचते हैं कि पता लग गया। लेकिन कोफैक्टर्स को निकालने में प्लस माइनस की जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑड मेंबर्स के लिए, ऑड एंटिटीज के लिए जो प्लस और माइनस की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आगे, वहां वो गलती कर जाते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि आपको जो मैं काम अपने आप दे रहा हूं, ये आप सोचिए कि मैं आपको वो वाला काम आपके अपने हाथों से करवाना चाहता हूं, ताकि ये इनिशियली काम तो आपका हो जाए,
जहाँ जाके बच्चे अटक जाते हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है कि यार आगे क्वेश्चन ही नहीं हुआ, यार आंसर ही गलत निकला, यार तेरा 10 आ रहा था मेरा 5 आ रहा है, यार ऐसा क्यों हुआ। बस यही होता है, यही मेन बात है कि आप कैलकुलेशंस की आगे के काम की प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस कर लो जो मैं आपको कह रहा हूँ, बस फिर डेफिनेटली यू विल हैव डेफिनेटली 100/100 मार्क्स। ओके, तो यहाँ एडजॉइंट ए निकालिए, वो कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो मैं उसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस पे। दैट इज योर 17 - 19 - 11 1 - 1 - 1 ओके -3 11 एंड 7। तो अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमारे पास A इनवर्स जो आएगा इसका ट्रांसपोज और डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 रोज कॉलम बन जाएंगे, -19 - 11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब यहां इस इक्वेशन में हम लोग उसको पुट कर देते हैं, तो आपकी जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी और जहां से हम लोग XYZ की वैल्यू निकालेंगे दैट इज A इनवर्स ऑफ B। A इनवर्स अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, वो मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको। दैट इज 7 - 19 - 11 1 -1 -1 राइट, और -3 11 एंड 7, और यहाँ B की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 7 -5 एंड 12। ये हमारे पास B मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है। मैं आपको दोबारा से भी बात कह रहा हूं कि आपने अपने हाथों से इसको करना है, जरूर करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसको स्किप नहीं करना, किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना। कैलकुलेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक फ़ायदा और होगा कि आपकी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपका पेपर जो है वो अधूरा आपका छूट नहीं जाएगा कि यार मेरे ये क्वेश्चंस रह गए यार। तो सभी क्रैक्स यही है कि आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो ये आपका बनता है 1/4 एज इट इज, और यहां आएगा 8 4 और 12, इनकी मल्टीप्लाई करो आप। 49 -5 और -36, तो कितना बना 41, और यहाँ आ जाएगा 8, तो ये आ गया 8। बाकी फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसको इधर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो बचेगा आपके पास 12। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 213, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है कॉलम मैट्रिक्स में XYZ। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। ये है हमारे पास solve the linear system of equations with the help of matrix method। सेकंड जो इसका और पार्ट बनता है उसमें हमारे पास एज यूजुअल ये हमारे पास आते ही जा रहे हैं ऐसे कि पहला क्वेश्चन पहला पार्ट जो है इसमें वो 6 मार्क्स का है, और बाकी दो पार्ट्स जो हैं उसमें आपको डिवाइड करके उसने दे दिया है कि 3-3 नंबर के हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग पिछले 2 सैम्पल पेपर्स में 3 सैम्पल पेपर्स में हम लोग कर चुके हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप मेरे पिछले वाले सैम्पल पेपर पे भी मैंने आपको एक प्रैक्टिस करने को दिया था, अब भी मैं आपको ये प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ। एंड एज अ हिंट आपने क्या करना है, ये आपके पास A मैट्रिक्स है, इसको आपने ऐसा लिख लेना है हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A, फिर इसमें हाफ ऑफ A ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इनके पेयर बना लो, तो ये हो गया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसको आपने लिख दिया P और इसको आपने लिख दिया Q। बस अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपको देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्वेश्चन ये, A तो आपके पास है ही है, उसका ट्रांसपोज करो, फिर दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर P। फिर आपने क्या करना है, P का ट्रांसपोज करो, ये अपने पास P के बराबर आ जाएगा। Q का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस Q के बराबर आएगा। बस यही प्रूव करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई एम गिविंग यू एज अ प्रैक्टिस एज एन असाइनमेंट, इस क्वेश्चन को आप करिए। और एज यूजुअल अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए आप, ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोज़ में मेरे इन लेक्चर्स में आपको वैल्यू मिल रही है तो 2 मिनट निकालिए, जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल के लिंक को आप शेयर कर दीजिए,
ताकि जिन बच्चों को डिटेल में करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके, और इस तरह से इस चैनल को बूस्ट करने में भी आप हेल्प कर पाएंगे। अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे जीत सैंपल पेपर्स जो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं, जैसे कि प्री बोर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्री बोर्ड में एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही लेक्चर्स को आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 17th में जो इसका बी पार्ट है, दैट यू हैव गिवन हेयर a matrix 1 2 2 1 and fx is a function x square minus 2x minus 3, prove that fa is equal to 0। यानी कि अगर मैं यहाँ x वेरिएबल की जगह पर ये मैट्रिक्स को पुट करता हूं तो उसको सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स फंक्शन आना चाहिए, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। Seventeenth question, B part. Here you have given this matrix A as 1 2 2 1 and a function is given to you as x square minus 2x minus 3 and you have to prove that f of A is equal to 0। तो पहले एफ ए ले लीजिए आप, फिर क्या आता है एफ ए हमारे पास क्या है, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। तो ए स्क्वायर के लिए फिर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, खुद की मैट्रिक्स को, ये खुद ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहां आ जाएगा रो इंटू कॉलम वाइज, 1 इंटू 1 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते रहिए, 1 इंटू 2 2 इंटू 2, यह आ गया 4, 2 और 2 4, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 4 4 5। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पुट करते हैं इसको और फिर जोड़ देंगे सभी मैट्रिसेस को, तो यहाँ आएगा 5 4 4 5 माइनस ए को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो बस फिर हर एक एलिमेंट को, 2 4 4 2 और माइनस 3। यहाँ आई मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 2, राइट, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। 5 प्लस का है -2 और -3, कितना आ गया 0। 4 -4 और यहाँ 0, कितना आ गया 0। 4 -4 0, 5 -2 और -3 -5 हो गया, तो ये भी आ गया 0। तो ये क्या आई, एक जीरो मैट्रिक्स। सो यहाँ प्रूव हो गया जो वो हमें प्रूव करने को कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमा और मिनिमा में से देखिए, पिछले सैंपल पेपर्स में भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि आपके पास चॉइस आती है मैक्सिमा और मिनिमा में से और इंटीग्रेशन में से। तो वो इंटीग्रेशन चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रल है चाहे डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे यहाँ ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, दोनों में चॉइस आपको आ सकती है। तो यहाँ ये 6 नंबर का ये करो, यहाँ 6 नंबर के ये 2 पार्ट कर दो, 3 नंबर के। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। मतलब एक गिवन सर्कल में हम लोग जितनी भी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब करते हैं, यानी कि सर्कल के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स हम लोग डाल रहे हैं, ऐसा कह लीजिए, या इंस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें स्क्वायर का एरिया जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। तो यहां क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। सर्कल के अंदर हम लोग एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट। ओके, और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज वी आर कंसिडरिंग एज x एंड ब्रेथ एज कंसिडरिंग टू बी y एंड r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका डायमीटर हो जाएगा AC, डायमीटर मीन्स 2r। ओके, तो यहाँ ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ABC ट्रायंगल, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, बिकॉज वी आर इंस्क्राइबिंग अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल दैट इज 90 एट पॉइंट B। ओके, और तो यहाँ ट्रायंगल ले लेते हैं फिर ABC। तो AC स्क्वायर, AC इज
हाइपोटेन्यूज, ए बी इज द बेस एंड बी सी इज अवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ हमारे पास 2r, यहाँ ये, क्योंकि AC इज 2r बिकॉज r इज द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एंड वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जो एरिया रेक्टेंगल का है वो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब करी है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो वास्तव में स्क्वायर होएगी, तभी उसका एरिया जो है मैक्सिमम होएगा। तो मैक्सिमम एरिया पहले चेक करेंगे और फिर ये चेक कर लेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन फिर प्रूव हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है हमारे पास, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि हम रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, लेंथ एज इट इज, ब्रेथ की जो वैल्यू हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x निकाली है वो हम लोगों ने यहां पुट कर दी है, ओके। अब दोनों तरफ हम लोग एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो a है, कैपिटल A हम लोग मान रहे हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट यहां मैंने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करना ईजी होता है, ओके। तो अगर देखिए अब ध्यान से कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और यहां रेक्टेंगल का एरिया पॉजिटिव है, तो वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है, ये हमें पता लग रहा है कि एरिया पॉजिटिव है इसलिए ए मैक्सिमम होगा, ओके। लेकिन हम ये मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे इसे हम लोग। तो अगर ए मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ए इज पॉजिटिव, ए इज मैक्सिमम, तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर को वी आर टेकिंग एज अनदर वेरिएबल एज जेड, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। फिर ए स्क्वायर को हम लोग मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेंगे, तो जब ए स्क्वायर मैक्सिमम या मिनिमम आएगा तो जेड भी मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर जेड मैक्सिमम और मिनिमम आएगा तो ए स्क्वायर भी वही मैक्सिमा और मिनिमा होगा, चेक कर रहे हैं ना अभी तो। और जब ए स्क्वायर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो फिर ए भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा। हमें प्रूव ये करना है कि भाई मैक्सिमम होगा, ओके, आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस। तो हम लोग मान रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब डेरिवेटिव कर दिया, अब x की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग 0 करते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें से 4x कॉमन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आइदर 4x इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। अब x जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो तो 0 हो नहीं सकती, तो ये दिस कैनॉट बी इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि लेंथ 0 हो जाए। तो फिर जब लेंथ ही 0 हो जाएगी तो फिर रेक्टेंगल रहेगी नहीं, तो फिर हम लोग चेक किसको करेंगे, राइट। सेकंड फैक्टर से हमें x की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि लेंथ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड विद रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये निकाल के हम लोगों ने रख लिया, और इसमें क्योंकि स्क्वायर है तो जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वैल्यू आएगी, हम लोग नेगेटिव वैल्यू छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब x के ऊपर हम लोग क्या निकालते होते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले आप डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सिंगल वेरिएबल हमारे पास ये है, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, डबल निकाल लीजिए। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 8r स्क्वायर, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो हम लोग यहां पुट कर देते हैं इस वैल्यू पे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर, ये और ये इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 16, तो r पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगी वैल्यू। तो डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ रहा है, दिस मीन्स दैट दिस वेरिएबल इज मैक्सिमम, और ये वेरिएबल है क्या, ए स्क्वायर। तो एरिया का स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो एरिया की सिंगल पावर भी मैक्सिमम होगी, राइट। और कब होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू को यहां पर यूज करके y की वैल्यू निकाल लो। ये y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के पहले रखी हुई थी, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो आप। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी देखो वही आ गई 2 अंडर रूट r। तो x और y जो हम लोगों ने डिफरेंट माने थे, डिफरेंट कंसिडर करे थे कि ये भाई रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों ने अलग अलग ले ली थी, वो दोनों की वैल्यू सेम आई है 2 अंडर रूट r।
और ऐसी रेक्टेंगल्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हों, वो क्या होती हैं फिर? दोज आर स्क्वायर्स। तो अब इसका हमें क्या पता लगा कि भाई जो रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने चेक किया, सबसे पहले वो मैक्सिमम है, और वो रेक्टेंगल वास्तव में है क्या? स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इन ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ये हमने प्रूव किया। चलिए अब 18th क्वेश्चन के और पार्ट की ओर चलते हैं, जहां हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 3-3 मार्क्स के। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं फिर हम लोग। तो बच्चों यहां जो 18th क्वेश्चन में और पार्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन फटाफट से इजीली निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? e पावर ax cos ऑफ bx इंटू dx। इस फॉर्मूला को आप एज इट इज याद रख लिए तो आपके 3 नंबर जो हैं वो बस 1 मिनट में आ जाएंगे, राइट? मतलब फ्री गेम ऐसे समझिए कि फ्री मार्क्स ही हैं वो। तो e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव a cos ऑफ bx प्लस b साइन ऑफ bx। ये है आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां कंपेयर करते हैं। द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा e पावर 3x cos ऑफ 5x इंटू dx। ये है a, तो ये आ गया हमारे पास e पावर 3x। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, और a इज 3 cos ऑफ 5x प्लस 5 साइन ऑफ 5x, राइट, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एज यूजुअल वो आप जोड़ सकते हैं। टोटल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? e पावर 3x 9 और 25 दैट इज 34 एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव फाइनल आंसर एज 3 cos ऑफ 5x प्लस 5 साइन ऑफ 5x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन बाय द वे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कहीं 6 मार्क्स में आ जाता है, तब भी वैसे ये कर सकते हैं आप, नो डाउट 6 नंबर मिलेंगे आपको, डायरेक्टली मिलेंगे। वो देगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि भाई फार्मूला लगा के बच्चे 2 लाइनों में कर देंगे। बाय द वे आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इसका सेकंड मेथड भी बनता है। वो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए आपको इसमें e पावर 3x को फर्स्ट फंक्शन और cos ऑफ 5x को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। लेकिन ये इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला जो काम है, जो सेकंड मेथड है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे आप कर लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप करिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व हो गया है, तब भी कमेंट करिए। तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए कि भाई यहाँ पर मैं जाके कहीं अटक रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, दैट इज -π/2 टू +π/2 कोसिकेंट ऑफ x dx। इसका इंटीग्रेशन चाहिए भाई, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है आपके पास। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट ऑफ x। ठीक है, ये आ गया। अब बस इसमें आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, जो लिमिट्स हैं हमारे पास π/2 टू -π/2 टू +π/2। यहां आ जाएगा log ऑफ कोसिकेंट π/2 माइनस कॉट ऑफ π/2। एक तो ये आ गया माइनस log ऑफ, अब नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे इसमें, कोसिकेंट ऑफ -π/2 माइनस कॉट ऑफ -π/2। ठीक है, ये आ गया। अब log एज इट इज कोसिकेंट cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1,
तो कोसिकेंट पाई बाय 2 क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 2 इज 1, कोसिकेंट पाई बाय 2 इज आल्सो 1, ठीक है। कॉट टेंजेंट पाई बाय 2 जो होता है दैट इज इंफिनिटी, तो कॉट पाई बाय 2 इज 0, राइट। यहां चलते हैं, लॉग साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहां है ना, कोसिकेंट माइनस थीटा इज माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा -1, क्योंकि साइन पाई बाय 2 इज 1, तो कोसिकेंट पाई बाय 2 इज आल्सो 1, ठीक है। यहां आ गया माइनस टेंजेंट पाई बाय 2, टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, तो कॉट माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉट थीटा। तो माइनस और माइनस जो है यहां पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और टेंजेंट पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, तो कॉट पाई बाय 2 इज 0। चलिए अब चलते हैं यहां, log 1 इज 0, ठीक है। यहां माइनस है, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस log 1 इज अनदर, log ऑफ -1 इज अनदर 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 0। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। एक मेथड और, आंसर 0 आने वाला है इसका, राइट। एक मेथड और देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद है, -a to a fx dx, दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx, और इसकी वैल्यू 0 है। ये 2 टाइम्स कब होएगा? व्हेन fx इज इवन फंक्शन, और ये 0 वैल्यू कब आएगी? व्हेन fx इज ऑड फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं आप। सबसे पहले आप कोसिकेंट को चेक कर लीजिए, हमारे पास फंक्शन क्या है? कोसिकेंट x, तो इसको आप चेक करो कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। f ऑफ -x इज कोसिकेंट ऑफ -x, तो वो क्या होता है? माइनस कोसिकेंट ऑफ x, तो ये क्या हो गया? -fx। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑड फंक्शन हुआ, तो ये ऑड फंक्शन हुआ, तो -π/2 to π/2 आंसर कितना हुआ? 0। बस ये वाला सारा रीजन लिख के ना, ये वाला इतना सारा, आपके 3 नंबर फ्री हैं। एक तो ये फार्मूला लिख दिया आप लोगों ने, उसके बाद आपने चेक कर दिया कि ये फंक्शन भाई ऑड है, तो -π/2 to π/2 आंसर ही 0 है। तो जो मैंने अभी आपको लेंथी बताया वो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्री के आपके 3 नंबर हैं। तो ये भी फ्री के 3 मार्क्स हैं और ये भी फ्री के 3। फार्मूला लिखो, यहाँ भी फार्मूला लिखो, आंसर। कई बार क्या होता है कि टीचर्स या एग्जामिनर जो जो अपना पेपर सेट करते हैं, वो आपकी नॉलेज देखना चाहते हैं कि अब जिस बच्चे को ये भाई फार्मूला याद नहीं है ना, वो क्या करेगा? वो तो भाई फटाफट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं फंस जाएगा जाके इसमें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है जाके। एक बार कॉस का करेंगे साइन आ जाएगा, फिर साइन का दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो कॉस आएगा, फिर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके फिर आंसर बनेगा आपका, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। इसका भी जो मैंने आपको करके बताया 3-4 स्टेप बनते हैं। तो अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो फटाफट से 0 करो भाई, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। सिंपल, बहुत समझ में आया बात, ठीक है। आगे चलते हैं फिर 19th क्वेश्चन की और, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको पिछले 3 सैम्पल पेपर्स में करवा दिए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ये है a2 - a1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद b1 b2, क्रॉस प्रोडक्ट हो गई इनकी, फिर उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करनी है, इसके साथ में पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेनी है और फिर इसी क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोगों को मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर देना है। दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये a1 और a2 हैं क्या? यहाँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ जो हमारे पास वेक्टर होता है दैट विल गिव यू द पॉइंट जहाँ से लाइन पास करती है, और उस पॉइंट से जो वेक्टर बनता है दैट इज योर ए वेक्टर। और ये वाला जो यहाँ लैम्डा और म्यू के साथ में होता है दैट विल गिव यू डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ a1 आ गया, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। बस वैल्यू निकाल के, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगी, ठीक है।
मेरे पिछले सैंपल पेपर का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन वहां से समझ के यहां करो, ठीक है, पिछले सैंपल पेपर में से भी, ठीक है। और ये एज एन असाइनमेंट समझो इसको भी आप, और करो। नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सॉल्व हो जाता है तब भी आप मुझे कमेंट करिए, ओके। जैसे मैंने, और अब पर्पस समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशंस हैं आप अपने हाथ से करिए, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चंस का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब विद एज ए इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास क्यूबॉइड था वो हमने लास्ट सैंपल पेपर में किया। अब क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है तो मैं करवा रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए बने रहो इस वीडियो में, जस्ट 5 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूं मैं। यहां हमें क्यूब गिवन है और क्यूब का हर एक एज जो है दैट इज ए, दैट इज गिवन टू अस, ओके। और इस क्यूब में हम लोग फिर फटाफट से एक्सिस सिस्टम लिया मैंने। ओ एक्स इज एक्स एक्सिस, ओ वाई इज द वाई एक्सिस एंड ओ जेड इज द जेड एक्सिस, ओके। तो यहाँ प्लेन आ गए हमारे पास, ओ एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। अब हम लोग इसके डायगोनल्स को मेंशन कर देते हैं, क्यूब के डायगोनल्स को। उससे पहले हम जो वर्टिसेस देखते हैं। फिर O इज द ओरिजिन, सो वर्टिसेस क्या आ जाएंगे 0 0 0। A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसके वर्टिस हो जाएंगे A 0 0। B के वर्टिस हो जाएंगे 0 A 0 और C के वर्टिस हो जाएंगे ऑन द Z एक्सिस 0 0 A, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। पिछले सैंपल पेपर में आप देखेंगे हमने क्यूबॉइड का क्वेश्चन किया था, ओके। वहां भी उस क्वेश्चन को भी आप करिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, जो ये D है, D जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, Z कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ वाई जेड प्लेन में Y और Z कोऑर्डिनेट्स होंगे E पॉइंट के। G पॉइंट जो है वो X और Z प्लेन में है, तो यहाँ X और Z कोऑर्डिनेट्स होंगे, Y कोऑर्डिनेट विल बी 0। F इज इन द स्पेस, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट्स होंगे A। तो जब आप इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने आ जाएंगे। चलिए अब क्यूबॉइड के, जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड के डायगोनल्स देखे थे, 4 डायगोनल्स हमारे पास आए थे। यहां क्यूब के भी 4 डायगोनल्स होंगे, लेकिन हम लोग 2 डायगोनल से लेके आंसर निकाल रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज दिस, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो 2 डायगोनल्स हम लोग ले लेते हैं, हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो फर्स्ट डायगोनल इज OF एंड सेकंड डायगोनल वी आर टेकिंग एज BG। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई और ले सकते हैं, ओके। तो उससे भी काम आपके चल जाएगा। 2 डायगोनल्स ले लीजिए। अब इनके बीच में हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, और थीटा एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, OF जो लाइन है, जो डायगोनल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो OF के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, A-0 और A-0, ये आ गया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BG के कोऑर्डिनेट्स B और G, तो A-0, 0 A-0, ये आ गया हमारे पास। अब एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, सो कॉस थीटा विल बी गिवन एज A1 A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C3, ये आ गया हमारे पास C1 इंटू C2, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, राइट। और नीचे क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, ऐड और अंडर द रूट। सिमिलरली सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, ऐड और अंडर द रूट, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा 2a², उसमें से -a² माइनस करेंगे तो +a² आ जाएगा। नीचे 3a², नीचे डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 3a² अंडर द रूट, 3a² अंडर द रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल, अपने टोटल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 3a²। विल गेट कैंसल्ड 1/3, सो यहाँ cos थीटा इज 1/3, थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो यही हमें प्रूव करने को स्टेटमेंट में गिवन है, हमें मांग रहा है स्टेटमेंट में, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स, तो 2 डायगोनल से निकालने हैं आपको, 2 बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब विद एज A इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये था बच्चों हमारे पास सैंपल पेपर 4, जिसमें मैंने आज आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं।
इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कर लीजिए अच्छी तरह से, और कुछ होशियार बच्चे जिनका टॉप होने का 80/80 मार्क्स लेने का है, तो वो इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप कर लो। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको 5th सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूं विद 6 मार्क्स क्वेश्चंस। सी यू, बाय बाय।